Good morning, students. Now, let us start our next question, comparison of three transistor configurations. हम लोगों ने क्या किया था? We have discussed common base configuration, we have discussed common emitter configuration, and we have discussed common collector configuration. Three transistor configuration we have discussed: common base, common emitter, and common collector. Now let us compare these configurations, and step by step we can compare these configurations in a very nice way. First of all, आपको इनके बारे में गेन के जो रिजल्ट्स हैं उनका पता होना चाहिए. इन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से कॉमन बेस में हमारे पास था, किस तरीके से कॉमन इमीटर में था और कॉमन कलेक्टर के अंदर था. अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू उनकी एप्लीकेशन क्या क्या लिए जा सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. अगर हम लोग एक लाइन में समझें कि इन तीनों में से बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, तो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास कॉमन इमीटर का. कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन comparison as compared to common base or common collector. Now point is common base का क्या एप्लीकेशन है और उसमें क्या ऐसी खास बात है, तो उसके बारे में हम बात करें अगर, तो कॉमन बेस के लिए क्या है आपके पास, वी हैव करंट गेन अल्फा इज लेस देन 1. in case of common base configuration alpha is less than 1 and the voltage gain is high. In case of common base configuration the current gain is less than 1 and voltage gain is high. Okay, according to this point current gain is less than 1, it means input resistance. देखो करंट गेन 1 से लेस होने का मीनिंग क्या है कि इनपुट केस के अंदर आपके पास जो वैल्यू है, अब ये कॉमन बेस है तो इनपुट इमीटर होगा, तो हमारे पास ये लेस होगा क्योंकि इमीटर करंट वहाँ पे फ्लो कर रहा है. सिमिलरली अगर आप लिखना चाहें इसके अंदर आउटपुट रेजिस्टेंस, तो आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास में हाई रहेगी बट नॉट सो हाई. नॉर्मली इसकी वैल्यू एज कंपेयर टू इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है, ये इसके अंदर आप लिख सकते हैं. Okay, now due to these type of system इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होना और आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होना क्या शो करता है कि ये सिस्टम कैसा है, इट इज वर्क फॉर मैचिंग ऑफ लो इम्पीडेंस टू हाई इम्पीडेंस. अगर कोई सिग्नल आपको लो इम्पीडेंस से हाई इम्पीडेंस के अंदर लेके जाना है तो उस टाइम में आप इसको एज ए ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं हाई इम्पीडेंस लोड सिस्टम के लिए. एंड दूसरा इसका खास पॉइंट क्या है, एक तो ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इसका क्या है, सेकेंड पॉइंट इज कि दिस इज यूज एज एम्पलीफायर. कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर इज यूज एज एम्पलीफायर एंड इट हैज़ नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट. मतलब जो इनपुट सिग्नल आप दोगे, फॉर एग्जांपल आपने इनपुट दिया साइन वेव की टर्म में, तो आउटपुट आपको एम्पलीफाई होके मिलेगा बट उसका पैटर्न वही रहेगा. तो इसका मतलब क्या है, दिस इज वर्कड एज नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज एम्पलीफायर. दिस इज यूज्ड एज नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज एम्पलीफायर. पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न इसका चेंज नहीं होगा. तो ये कुछ खास बातें हैं हमारे कॉमन बेस के बारे में. अब हम इन्हीं चीज़ों का लेके पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस करते हैं कॉमन इमीटर को. तो कॉमन इमीटर का जो आप लोगों ने केस स्टडी करना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसका जो पावर गेन है, जो पावर गेन है उसकी वैल्यू अच्छी खासी यहाँ पे आपको मिलती है. क्योंकि कॉमन इमीटर के अंदर आप बात अगर करें तो इमीटर को आपने कॉमन कर दिया, इनपुट करंट आपका बेस करंट होगा,
आउटपुट करंट आपका कलेक्टर करंट होगा। इसकी वजह से जब उसका आप करंट गेन लिखोगे तो वो करंट गेन की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगी। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, करंट गेन इसका बीटा से लिखा जाता है, इट इज़ ग्रेटर देन 1, इट इज़ मच ग्रेटर देन 1। इसकी वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं 100 के आसपास आती है कई बार, यानी 50 to 100 या 120 तक वेरी कर सकती है। सिमिलरली इसके अंदर अगर आप वोल्टेज गेन की बात करें तो वो भी इसके अंदर हाई होता है, वोल्टेज गेन इज हाई। और सबसे अच्छा फेथफुल एम्पलीफायर बना सकते हैं आप कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन से, तो ये उसकी खास बात है। अब हम इसकी बात करें कि इसके अंदर ये वोल्टेज और करंट गेन अच्छा मिलने की वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि इट हैज़ लार्ज पावर गेन। पावर गेन का मीनिंग क्या होता है, जनरली इनपुट से आउटपुट क्या मिल रही है आपको। तो इन दोनों केसेस में करंट गेन और वोल्टेज गेन को हम लोगों ने जब चेक किया तो हमें आउटपुट के अंदर वैल्यू एम्पलीफाई होकर मिला। तो इसका मतलब इस सिस्टम का पावर गेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये हम कह सकते हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, अब बात करें इसकी इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस की। तो इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो लाई करता है, इट इज़ लाई बिटवीन कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। इनपुट रेजिस्टेंस की हम बात करें अगर, एंड सिमिलरली अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो भी क्या करेगा, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के जो वैल्यूज़ होंगे उनके बीच में लाई करेगा। मतलब ये एक मॉडरेट सिस्टम है, ये यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो ये इसकी कुछ खास बात है। एंड इसके बारे में एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, इट इज़ यूज्ड मैक्सिमम इन एम्प्लीफिकेशन। सबसे अच्छा जो इसका यूज है कॉमन एमिटर का वो क्या है, आपने एम्पलीफायर जब बनाना होगा तो आप इसको ही यूज करेंगे। इट हैज़ मैक्सिमम फेथफुल एम्पलीफिकेशन आउटपुट इन केस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होगा, करंट गेन की वैल्यू हाई होती है बट वोल्टेज गेन की वैल्यू लेस होती है। उसको समझो, करंट गेन इसका हम लोग गामा से लिखेंगे, इट इज़ वेरी वेरी हाई, बट ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में क्या है कि द वोल्टेज गेन इज लेस देन 1। इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन द वोल्टेज गेन इज लेस देन 1। अब करंट गेन तो ज़्यादा है, वोल्टेज गेन कम है, तो वोल्टेज गेन कम होने की वजह से इसको हम लोग एम्पलीफायर के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट यूज्ड एज ए गुड एम्पलीफायर। इस ट्रांजिस्टर का आप अच्छा एम्पलीफायर बनाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अगर इसको यूज़ करना भी होगा एज एन एम्पलीफायर तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग सेटअप करेंगे कि आपके पास जो है मिनिमम पहले आप कम से कम कॉमन बेस या कॉमन इमीटर जो है इसके साथ अटैच करें, फिर इसका यूज़ आप कर सकते हैं। इसका जो यूज़ है, अब इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इनपुट रेजिस्टेंस तो इसका बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनपुट कॉमन बेस से बननी है और आउटपुट कलेक्टर से इमीटर से बननी है। तो इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इनपुट आर इज़ वेरी वेरी हाई, इनपुट आर इज़ वेरी हाई, और कह सकते हैं कि तीनों केसेस में सबसे ज़्यादा इसी का होता है। सिमिलरली अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो आउटपुट रेजिस्टेंस इज़ लो एज कंपेयर टू इनपुट रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू ज़्यादा हमारे पास नहीं होती है। ओके, और लो का मतलब ये तीनों केसेस में सबसे कम कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। नाउ इसको यूज़ कहाँ करें, इट इज़ यूज सिंपली फॉर इम्पिडेंस मैचिंग। जब हाई लोड से लो लोड सिस्टम के अंदर आपको काम करना हो तो हम इसमें लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड एज बफर स्टेज when high impedance is matched to low impedance। तो हाई टू लो इम्पिडेंस जो सिस्टम सर्किट आपका होगा उसके लिए ये कैसे ड्राइवर का वर्क करेगा, तो ये इसकी कुछ खास बातें हैं।
सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्फिग्रेशन। 3 कन्फिग्रेशन हमारे पास हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। और अगर आप इसमें ये देखें कि सबसे अच्छा कौन सा है, तो सबसे अच्छा आपके पास कॉमन इमीटर है। उसके बाद में जो है नंबर लगता है कॉमन बेस का, और उसके बाद में जो नंबर लगता है कॉमन कलेक्टर का। तो ये इनका रहेगा फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। तो ये इनका कंपैरिजन है कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर का। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि इनके जो वैल्यूज़ हैं, लाइक करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, इन वैल्यूज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह की वैल्यूज़ हैं और इनका क्या क्या यूज़ है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग इस पे करते हैं कि व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ करंट गेन इन द केस ऑफ कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। इन तीनों के लिए हम लोग एक फार्मूला डेवलप करेंगे यहाँ पे कि कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर में हमारे पास क्या क्या सिमिलरिटी हैं और क्या क्या इनके यूजेस हैं। तो जो क्वेश्चन अब आपको करवाऊंगा वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप न्यूमेरिकल्स भी चेक करेंगे और उसके जो फार्मूलाज हैं वो बड़े अच्छे फार्मूला हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन करंट गेन ऑफ कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर। तो इनके अंदर क्या क्या आपके पास करंट गेन के फार्मूले वैल्यूज़ होंगे, उनके बारे में ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने गेन के अकॉर्डिंग काम करना है। तो सबसे पहले तो आपको फार्मूले पता होना चाहिए कि गेन के फार्मूले क्या क्या हैं। हम लोग यहाँ पे जो है डीसी गेन की बात नहीं करेंगे। इन दिस केस वी आर डीलिंग फॉर एसी करंट गेन। 2 केस मैंने आपको बताए थे, एसी करंट गेन और डीसी करंट गेन। जब हम लोग एसी करंट गेन लिखते हैं तो उस टाइम पे आप लोगों ने चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट का रेशियो लेना है, और जब हम लोग डीसी करंट गेन लिखते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों ने डायरेक्ट वैल्यूज़ का यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, करंट गेन जितना भी यूज़ करेंगे वो सारा एसी टाइप का होगा। तो फर्स्ट हम लोग डिफाइन कर लेते हैं फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर। जो करंट गेन है, करंट गेन इज गिवन बाय अल्फा ए सी। इसको मैं अल्फा लिखता हूँ, ए सी को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि सारे के सारे वैल्यूज़ मैंने इसके अंदर ही करने हैं। अब ये क्योंकि कॉमन बेस है तो बेस को कॉमन कर दिया, तो रेशियो कैसे लिखना होता है, आउटपुट वैल्यू डिवाइड बाय इनपुट वैल्यू। तो हमारे पास अब आउटपुट किस में आएगा, आउटपुट वैल्यू हमारे पास आएगा, क्योंकि बेस कॉमन कर दिया तो कलेक्टर में आउटपुट है तो इसको लिख देंगे डेल्टा आई सी डिवाइड बाई डेल्टा आई ई। और ये कब होगा, व्हेन आउटपुट वोल्टेज क्या है हमारे पास, वी सी ई इज फिक्स्ड। तो इस कंडीशन पे आपके पास जो वैल्यू होगा वो गेन का वो कौन सा होगा, अल्फा होगा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का होगा। ओके, सेकंड हमारे पास है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। जो इसका करंट गेन है उसको आपने बीटा एसी से लिखना है और मैं यहाँ पे डायरेक्टली बीटा यूज़ करूँगा। अब इमीटर को आपने कॉमन कर दिया, तो इमीटर को कॉमन करने की वजह से हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू आती है करंट की वो किस में आएगी, वो आई सी के अंदर ही आएगी, लेकिन इनपुट वैल्यू जो है वो आपके पास आई बी में आएगी क्योंकि इमीटर को आपने कॉमन कर दिया। और ये सब कब पॉसिबल करना है आपने, व्हेन आउटपुट वोल्टेज किस में है, आउटपुट वोल्टेज आपके पास है ये आई बी रहेगा, दिस इज वी सी बी, क्योंकि बेस को कॉमन किया तो यहाँ पे रहेगा इट इज़ फिक्स्ड, वी सी ई वैल्यू इज फिक्स्ड इन दिस केस। ओके, ये करेक्शन कर लेना है आपने, वी सी बी आएगा यहाँ पे। नाउ जिसको आप लोगों ने थर्ड वन लिखना है दैट इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपके पास क्या होगा, करंट गेन को गामा से लिखेंगे, गामा ए सी, उसका फार्मूला भी वही रहना है, आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट की वैल्यू जो है वो इमीटर के अंदर आती है, तो डेल्टा आई ई डिवाइड बाई डेल्टा आई बी। और इस टाइम में आउटपुट वोल्टेज आपने कांस्टेंट रखनी है, तो हम लोग वी ई सी
की वैल्यू को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो ये तीन आपके पास जो हैं रिजल्ट हैं करंट गेन के, जिनको आप लोगों ने अल्फ़ा, बीटा और गामा की फॉर्म में लिखना है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इन तीनों के अंदर अल्फ़ा, बीटा और गामा के अंदर हम लोग रिलेशन डिफाइन करें, तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं। नाउ द करंट इक्वेशन इज गिवन बाई, बहुत अच्छे से आपको इसको याद करना है, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है। करंट इक्वेशन इज गिवन बाई आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अगर आप इसमें चेंज शो करते हैं देन इट कैन बी रिटन एज डेल्टा आई ई इज इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। तो हम लोगों ने ये जो वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा के, वो यहाँ से बनाने हैं। ओके, तो फर्स्ट जो मैं स्टार्ट करता हूँ, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। सपोज अल्फ़ा बीटा में रिलेशन निकालना है, तो आप स्टार्ट करेंगे बीटा के फॉर्मूला से। आप अल्फ़ा के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो हम लोगों को पता है बीटा का वैल्यू क्या होता है, अभी हमने किया, दैट इज डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, बीटा का वैल्यू। अब आप एक काम करो, इस इक्वेशन से डेल्टा आई बी की वैल्यू पुट कर दो, तो ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, डेल्टा आई सी डिवाइड बाई डेल्टा आई बी की जगह पे क्या आएगा, डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी, ये टर्म यहाँ ले आएंगे, इज इक्वल टू, अब यहाँ से डेल्टा आई सी को कॉमन लें अगर, तो आपके पास क्या बचेगा, डेल्टा आई सी डिवाइड बाई डेल्टा आई ई ओवर डेल्टा आई सी माइनस वन, और इसके कॉमन आ जाएगा आपके पास डेल्टा आई सी। तो डेल्टा आई सी से डेल्टा आई सी कट जाएगा और हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, जो वैल्यू हमारे पास बचती है, अब ये देखो क्या है, डेल्टा आई ई और डेल्टा आई सी, यानी इस वैल्यू को अगर आप रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज़ 1 ओवर 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1, इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, दिस इज़ 1 माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा, तो अल्टीमेटली मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। दिस इज़ द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन टर्म ऑफ बीटा, तो वो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन टर्म ऑफ बीटा, उसको अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसको भी निकाल सकते हैं। जस्ट आपने इक्वेशन को ओपन करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 सपोज हमारे पास है, तो मेरे पास क्या गिवन है, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। इससे मैं क्या बना सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीटा 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। देन बीटा विल बी इक्वल, या हमने अल्फ़ा निकालना है तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ से अल्फ़ा को एक साइड कर लेते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, इट इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस बीटा। तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। तो दिस इज़ आवर सेकंड रिलेशन डिफाइंड बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। तो आपको अगर अल्फ़ा गिवन है तो बीटा निकाला जा सकता है, और बीटा आपको गिवन है तो आप अल्फ़ा निकाल सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिलेशन। नाउ द थर्ड रिलेशन, ये दो रिलेशन हम लोगों ने कर लिए। अब तीसरा रिलेशन किसके बीच में है कि हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा के इनके बीच में रिलेशन जो है वो लिखने हैं। इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट हमने क्या निकाला, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा। सेकेंड हमने निकाला अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा। नाउ हमें गामा के रिलेशन चाहिए, तो गामा के रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं गामा के फॉर्मूला से। तो गामा का वैल्यू हमारे पास क्या है, डेल्टा आई ई ओवर डेल्टा आई बी। अब डेल्टा आई ई का वैल्यू आपको इक्वेशन से पता है, वो कितना है, वो है आपके पास डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी डिवाइड बाई डेल्टा आई बी। इसको मैं इंडिविजुअल डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास गामा कितना आ जाएगा, दिस इज डेल्टा आई बी ओवर डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई बी।
तो ये हो जाएगा 1, दिस इज 1 प्लस, नाउ व्हाट इज दिस, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, बीटा। तो इस तरीके से मेरे पास एक रिलेशन बन गया, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, थर्ड, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। ठीक है, इसके थ्रू आप अगर आंसर देना चाहें गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, तो यहाँ से आप एक कंप्लीट रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन गामा, इट मीन्स बीटा इज इक्वल टू अल्फा गामा। ये भी अपने आप में बड़ा अच्छा रिलेशन है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा गामा। बट हम लोग इसको नहीं करेंगे बिकॉज हम लोग एक क्वांटिटी का मेजरमेंट हमारे पास हो तो दूसरी का आंसर करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालो और वहाँ पुट कर दो, तब आप आंसर दे पाओगे कि अल्फा और गामा में क्या आंसर आएगा। अदरवाइज आप बीटा की वैल्यू ये पुट कर दो, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। तो उसको जब हम करते हैं, या यहाँ से भी कर सकते हैं आप, आई बी की वैल्यू पुट करके, दोनों तरीके के आपके पास केस बनते हैं। तो अगर हम आई बी की वैल्यू पुट करके करें तो हमारे पास गामा क्या था स्टार्टिंग में, डेल्टा आई ई डिवाइड बाई डेल्टा आई बी। अब डेल्टा आई ई को एज इट इज रखो, डेल्टा आई बी की जगह क्या पुट करोगे, डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेंगे डेल्टा आई ई को, तो ऊपर क्या लिखा आएगा हमारे पास, डेल्टा आई ई डिवाइड बाई, यहाँ पे आपने डेल्टा आई ई को ले लिया कॉमन, 1 माइनस डेल्टा आई सी डिवाइड बाई डेल्टा आई ई। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये कट जाएंगे दोनों, 1 ओवर 1 माइनस डेल्टा आई सी और डेल्टा आई ई क्या है, अल्फा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस अल्फा। तो हमारे पास फोर्थ रिलेशन क्या आ गया, गामा इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस अल्फा। तो ये चारों के चारों रिलेशन आपने अच्छे से याद करने हैं और इनके ऊपर आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन करंट गेन ऑफ कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन collector configuration. Now an important question also comes, that is, जब हम लोग कन्फिग्रेशंस का यूज़ करके एम्पलीफायर बनाएंगे उससे पहले हम लोगों ने एक चीज़ और सीखना है, दैट इज़ डीसी लोड लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में कई बार पूछा हुआ है, डीसी लोड लाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीसी लोड लाइन। नाउ इन दिस केस डीसी लोड लाइन क्या है, सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो इट इज स्ट्रेट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज स्ट्रेट लाइन दैट इज ड्रॉन इन आउटपुट करेक्टरिस्टिक। जब हम लोग कॉमन इमीटर कन्फिगरेशन लेते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं इट इज ए स्ट्रेट लाइन drawn in graph of output characteristic of common emitter configuration, common emitter configuration transistor by, it is a straight line drawn in the graph of output characteristic of a common emitter configuration transistor by taking no input signal condition। जब सिर्फ आउटपुट आप अप्लाई करोगे और इनपुट की वैल्यू को अप्लाई नहीं करोगे, उस टाइम में जो आपने इसके अंदर एक लाइन ड्रा करनी है, दैट लाइन इज नोन एज डीसी लोड लाइन। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या है कि आपको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर कंसीडर करना है और इनपुट में कोई सिग्नल नहीं देना, आउटपुट के अंदर आपने वो लाइन जो है वो ड्रा करनी है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले क्या काम करोगे, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर बनाओगे। और लेट अस टेक इन दिस केस वी हैव कंसीडर, सपोज let us take an NPN common emitter configuration transistor।
NPN कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर आप इसमें लेते हैं और उसको आप लोगों ने इसके अंदर ड्रा करना है। सो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर का आपने यहाँ पे डायग्राम बनाना है। ये हमारे पास बेस, दिस इज़ कलेक्टर, दिस इज़ इमीटर, और ये NPN है तो एरो आउटसाइड होगा, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है और ये आपका है बेस। अब इसमें करना क्या है, मेन की इनपुट नहीं देना, नो इनपुट कंडीशन आपने करनी है इसके अंदर। तो हम क्या काम करेंगे, हम डायरेक्टली इसको ओपन रख देंगे। ओपन रखने का मतलब क्या है कि आपने इनपुट नहीं दिया, नो इनपुट सिग्नल इन दिस केस, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या काम करोगे, एक बैटरी अप्लाई कर दोगे और जब तक ये ओपन है तब तक कोई इनपुट इसको नहीं मिल रहा है। जब इसको क्लोज करेंगे तब आपको इनपुट मिलेगा। दिस बैटरी इज डिफाइंड बाई VBB। नाउ इसको अर्थ कर देंगे दिस, एंड देन कलेक्टर जो है उसको आप लोगों ने यहाँ पे डील करना है और कलेक्टर के साथ आप लोगों ने एक लोड रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया RL, और उसके बाद में यहाँ से एक आपने इसके साथ बैटरी अप्लाई करनी है। ध्यान रखना है इनपुट सेक्शन जो है उसको फॉरवर्ड बायस करेंगे और आउटपुट सेक्शन को हम लोग रिवर्स बायस करेंगे, सो दैट कि हमारे पास ये क्या है, NPN। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बैटरी अप्लाई करेंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ DC सप्लाई, ठीक है। इसके अंदर करंट कैसे चलेगा, यहाँ आपके पास आएगा IE, उसके बाद ये घूम के यहाँ आ जाएगा IC और यहाँ से ये इधर आ जाएगा IB। तो इस तरीके से आपके पास फ्लो ऑफ करंट रहेगा और इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जाएगी, दैट इज़ VCE। तो इसको हम लोग इसमें मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आपने क्या करना है, एक ट्रांजिस्टर जो है उसको बनाना है और वो ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होगा। NPN या PNP कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर आपको ये इनपुट सेक्शन बनाना है, ये आउटपुट बनाना है। इनपुट सेक्शन को आपने फॉरवर्ड बायस करना है, आउटपुट सेक्शन को आपने रिवर्स बायस करना है। अब बिना सिग्नल दिए इसकी करेक्टरिस्टिक आपको ड्रा करनी है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से होंगी आपके पास। यहाँ पे आपके पास रहेगा VCE और यहाँ पे आपके पास रहेगा IC। तो इसकी करेक्टरिस्टिक का वही ग्राफ आएगा जैसा हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है, इस तरीके से। दीज आर द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ बेस करंट IB 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक लाइन ड्रा करनी है। वो लाइन कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज DC लोड लाइन, दिस लाइन इज नोन एज DC लोड लाइन। तो डेफिनेशन हमारी क्लियर है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन ऑन द आउटपुट करेक्टरिस्टिक, ठीक है। और ये सारा काम करते टाइम में आपने इनपुट करंट को फिक्स रखना है और स्टार्टिंग में हम लोग इसको 0 इक्वल नॉट इक्वल टू 0 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 कंडीशन पे लेके आएंगे और फिर ये लाइन जो है हम लोग इसमें ड्रा करेंगे एंड दिस लाइन इज नोन एज द DC लोड लाइन। अब हम डिस्कस करते हैं कि DC लोड लाइन क्या है, किस तरीके से उसको हम लोगों ने यहाँ पे डील किया। तो उसके लिए इस आउटपुट लूप के अंदर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई आप कर सकते हैं। अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, VCC जो आपने दिया वो कहाँ कहाँ चला गया, एक तो वो IC RL के अक्रॉस ड्रॉप हो गया और बाकी बचा हुआ सिस्टम में चला गया इसको बाइसिंग देने के लिए। तो यहाँ से आप लोग IC की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप इससे VCE निकाल लें अगर, तो VCE क्या आएगा, VCC माइनस IC RL, और इस इक्वेशन से आप और IC RL, अल्टीमेटली हमारा वर्क क्या है, IC RL को बनाना। तो IC क्या बनेगा, IC क्या बनेगा यहाँ से, IC विल बी इक्वल टू, या इस फैक्टर को इधर ले आते सीधा डायरेक्टली, IC RL बना लो पहले, IC RL विल बी गिवन बाई VCC माइनस VCE, या इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस VCE प्लस VCC। और यहाँ से आप क्या काम करो, इसकी वैल्यू बना लो IC RL की। IC की वैल्यू क्या आ जाएगी,
माइनस 1/RL इंटू VCE प्लस VCC ओवर RL। तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यहाँ पे, जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। एंड दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारे पास जो ये इक्वेशन बनाई है ये इसी के फॉर्मेट पे बनाई है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, IC इज इक्वल टू माइनस 1/RL VCE प्लस VCC अपॉन RL। ठीक है, ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और दिस इक्वेशन इट इज सिमिलर टू, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाएं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो उसके जैसा कुछ इक्वेशन है। तो हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस सी का हम लोगों ने ये ग्राफ बनाया अल्टीमेटली, जिसका जो स्लोप है हमारी इक्वेशन का m विल बी माइनस 1/RL। ये नेगेटिव स्लोप है, और नेगेटिव स्लोप होने की वजह से ग्राफ डी के नीचे की तरफ कर रहा है। एंड इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस का वैल्यू c से मिलता है, तो वो हमारे पास कितना है, दैट इज VCC ओवर RL। इसका मतलब ये पॉइंट कोरस्पॉन्ड टू दिस वैल्यू एंड दिस पॉइंट कोरस्पॉन्ड टू द अनदर वैल्यू ऑफ VCE, एंड द लाइन इज डिकेइंग डाउनवर्ड इन डायरेक्शन इज ड्यू टू द नेगेटिव स्लोप। तो इस तरीके से आप जो है ड्रा कर सकते हैं। अब हम लोगों को अगर ये पॉइंट पता करने हैं कि A और B कैसे पता करें, तो हम लोग ये भी ड्रा कर सकते हैं। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ए के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो, ये वैल्यू इधर आ जाना चाहिए, तब पॉइंट ए मिलेगा। इसका मतलब ये VCE 0 हो, तो पुट VCE 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो कोई भी, पुट VCE 0 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास IC का वैल्यू क्या आएगा, बड़ा सिंपल है, VCC ओवर RL। IC विल बी गिवन बाई VCC ओवर RL। तो इसका मतलब ये A पॉइंट जो है ये किसके कोरस्पॉन्ड है, दिस इज VCC ओवर RL। ये A पॉइंट जो है ये क्या है, VCC ओवर RL है। ओके, फॉर पॉइंट B के लिए क्या काम करोगे, पुट B कब बनेगा, जब ये 0 होगा, पुट IC इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। IC को 0 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस 1/RL इंटू VCE प्लस VCC अपॉन RL। तो ये RL तो ख़त्म हो जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा कि VCE जो है जब VCC के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में आपके पास पॉइंट B मिलेगा, और जब IC VCC ओवर RL हो जाए तब आपको पॉइंट A मिलेगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट कौन सा है, जब आपके पास ये वोल्टेज जो है वो VCC हो जाएगी तब आपको B पॉइंट मिलना है। सो दिस इज हाउ वी डिटरमाइन द पॉइंट A एंड पॉइंट B। नाउ इसका इम्पोर्टेंस क्या है DC लोड लाइन का, तो उसको भी हम लोग इसमें डिटेल कर सकते हैं कि DC लोड लाइन का हमारे पास बेनिफिट क्या है। एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कभी भी आपके पास में कोई भी ट्रांजिस्टर को आप एम्पलीफायर के जैसा यूज़ करोगे, तो एम्पलीफिकेशन करने से पहले आपको ये सारा काम करना होगा, DC लोड लाइन का सिस्टम बनाना होगा, तभी आप इसके अंदर वर्क कर पाओगे। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसका, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ DC लोड लाइन। इम्पोर्टेंस में सबसे पहले आपको ग्राफ में दिख ही रहा है कि हम लोग करंट की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग इसके अंदर वोल्टेज की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, यानी जो भी आपको वैल्यू निकालना हो, आपने कलेक्टर करंट निकालना हो तो भी आपके लिए इजी है, कलेक्टर वोल्टेज निकालना हो, आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर मीटर वोल्टेज निकालना हो तो भी आप कर सकते हैं। और उस तरीके से आपके पास अगर आपको लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो भी आप कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ collector current, IC and collector emitter voltage VCE from this DC load
लाइन। कैसे निकालेंगे वो बड़ा इजी है, एक बार IC की वैल्यू को जीरो कर दो इक्वेशन में, एक बार VC की वैल्यू को जीरो कर दो और कोरस्पॉन्डिंगली आपको IC और VC के जो रिजल्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो ये इसका एप्लीकेशन है। नाउ अनदर पॉइंट इन दिस सिस्टम इज Q point. It is also known as क्वेशंट पॉइंट, साइलेंट पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट, देयर आर मैनी नेम्स। तो Q पॉइंट क्या है? Q पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा इस सिस्टम में? फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर अगर बनाना चाहूँ तो मेरा Q पॉइंट कहीं यहाँ लाई करेगा। दिस इज Q पॉइंट इन द मिडल ऑफ दिस रीजन। Q पॉइंट क्या है? जब नो सिग्नल कंडीशन के अंदर आपके पास जो भी वैल्यूज़ होती हैं इमीटर करंट की और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज की, वो आपको बताती हैं किसी एक पॉइंट के बारे में। तो हम लिख सकते हैं Q पॉइंट क्या है? द पॉइंट corresponding to IC and VCE when no signal condition is taken। जब नो सिग्नल कंडीशन की बात हो उस टाइम पे आपके पास ये जो वैल्यू ऑफ IC और वैल्यू ऑफ VCE होगा वो किसी एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग होगा। वो पॉइंट हमारे पास क्या है? Q पॉइंट है। इट इज़ आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग पॉइंट। और जब हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे, तो आपके पास इसके अंदर वेरिएशन आएगा और फिर आपका Q पॉइंट जो है वो भी कहीं ना कहीं वेरी करेगा। तो हम लोग Q पॉइंट जो है वो बेस्ट पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंट क्यों मान के चलते हैं? क्योंकि ये आपको ये बताता है कि आपको अब एम्पलीफायर को कहाँ ऑपरेट करना है। इसलिए क्या कहलाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑपरेटिंग पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑपरेटिंग पॉइंट। ओके, नाउ इसके बाद में हम इसमें और भी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या है एक्सप्लेनेशन के लिए? अच्छा, इस टाइम में एक चीज़ का और आपने याद रखना, इन नो सिग्नल कंडीशन द करंट कोरस्पॉन्डिंग दिस करंट, एक्चुअली दिस करंट इज नोन एज, इसको मैं IC0 लिख रहा हूँ क्योंकि जीरो सिग्नल कंडीशन के ऊपर ये बनाया हुआ है। दिस इज नोन एज द जीरो कलेक्टर करंट। इसकी वैल्यू जीरो नहीं है, इस बात को आप याद रखोगे। इट्स नेम इज जीरो कलेक्टर करंट क्योंकि ये जीरो सिग्नल कंडीशन के अंदर आपने प्रिपेयर किया। सिमिलरली द वोल्टेज इज कॉल्ड जीरो सिग्नल वोल्टेज। सो अब इसमें एक दो पॉइंट और हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए। वो क्या है कि कुछ रीजन्स डेवलप हो जाते हैं इसके अंदर। इस पूरे सिस्टम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दिस कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, this output characteristic is divided into 3 parts or 3 section और रीजन कौन कौन से हैं? नंबर 1 कट ऑफ रीजन, वो यहां एग्जिस्ट करेगा। कट ऑफ रीजन क्या है? कट ऑफ रीजन क्या है? जब आपके पास IB की वैल्यू 0 हो तब ग्राफ में जो रीजन है उसके नीचे का, द रीजन इन ग्राफ बिलो द लाइन ऑफ IB इक्वल टू 0 इज कट ऑफ रीजन। ठीक है, ये कट ऑफ रीजन है। इस IB इक्वल टू 0 लाइन के नीचे का जो ग्राफ है हमारे पास वो क्या है? कट ऑफ रीजन है। और इसकी एक खास बात और भी है कि इस टाइम पे आपके पास जो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग है वो टोटली रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। इसमें आप लिख सकते हैं बोथ द इनपुट एंड आउटपुट रीजन आर रिवर्स बायस इन दिस। इस कट ऑफ रीजन में दोनों के दोनों जो
आपके पास जंक्शन कह सकते हैं, नॉट रीजन। इनपुट एंड आउटपुट जंक्शन आर रिवर्स बायस। सेकंड हमारे पास है सैचुरेशन रीजन। दिस इज नोन एज सैचुरेशन रीजन, दिस कंप्लीट, यानी ये तो हमारे पास क्या था, कट ऑफ रीजन, एंड दिस इज सैचुरेशन रीजन। दिस इज सैचुरेशन रीजन। ठीक है, तो इसका क्या हमारे पास डेफिनेशन हो सकता है, अगर आप एक लाइन ड्रा करें इधर, तो इस लाइन के इधर इधर जो बच गया वो सैचुरेशन रीजन है। तो ये मान के चलो कि जब VCE की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है, तब जो ग्राफ का रीजन हमारे पास मिलता है, दैट इज नोन एज सैचुरेशन रीजन। द रीजन ऑफ ग्राफ इन द लेफ्ट टू लाइन ऑफ VCE टेंड्स टू 0, यानी VCE टेंड्स टू 0 ये लाइन है सपोज, तो इसके लेफ्ट में जो बच गया इज सैचुरेशन रीजन, इज नोन एज सैचुरेशन रीजन। सिंपल सी बात है, वो एरिया जहां पे आपके पास VCE की वैल्यू 0 को अप्रोच करे वो सारा क्या है, सैचुरेशन रीजन है। और इसकी खास बात क्या है कि इन दिस केस बोथ the input and output junctions are forward biased. In this region both the input and output junction are forward biased. बाकी जो जितना भी बच गया सारा, that is known as active region। इसमें ट्रांजिस्टर हमारा अच्छे से वर्क करेगा और नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज ऑफ करंट के, बेस करंट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो है वो रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दिस इज नोन एज एक्टिव रीजन। थर्ड वन, दिस इज नोन एज एक्टिव रीजन। तो एक्टिव रीजन का डेफिनेशन आप लोग क्या लिखेंगे, एक्टिव रीजन इज द रीजन कोरस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड बायस इमीटर बेस जंक्शन एंड रिवर्स बायस कलेक्टर बेस जंक्शन। बाकी जो बच गया, क्योंकि ये सारा क्या है, रिवर्स बायस है, ये सारा क्या है, फॉरवर्ड बायस है, तो हम इसमें लिख सकते हैं द रीजन कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ, क्योंकि ये सिस्टम क्या है, कॉमन इमीटर है, तो फॉरवर्ड बायसिंग किसका होगा, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ बेस इमीटर जंक्शन and reverse biasing of collector emitter junction is active region। और हमारा ट्रांजिस्टर मोस्ट ऑफ द टाइम इसी रीजन के अंदर वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में सिस्टम है एक्टिव रीजन। तो हमारे पास इमीटर बेस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस करना है और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने क्या करना है, रिवर्स बायस करना है। तो इन दिस कंडीशन दिस रीजन इज नोन एज एक्टिव रीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल ऑफ DC लोड लाइन। थैंक यू।